हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम एडॉप्शन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हम फैमिली लॉज के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एडॉप्शन टॉपिक डील किया गया होता है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ ये पूरा टॉपिक बहुत आसान है, बहुत जनरल बातें हैं, कुछ इंट्रिकेसी में हमें नहीं जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ एडॉप्शन। फर्स्ट इज एडॉप्शन एज अ सोशल लीगल फिनोमेना। हम इसको सोशल लीगल फिनोमेना क्यों देख बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये जो एडॉप्शन है उससे क्या होता है, इट क्रिएट्स लीगल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द एडॉप्टेड पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। फिर जो अलग अलग लॉज है वो ये बताते हैं कि कौन एडॉप्ट हो सकता है, कौन एडॉप्ट कर सकता है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एडॉप्टेड पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड क्या क्या होंगे, और इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल फैमिली क्या होगा, क्योंकि किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से सारे टाइज जो है वो सीवियर हो जाते हैं, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। अब जो भी है वो उसकी एडॉप्टेड फैमिली ही है। देन इसको सोशल फिनोमेना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार जब भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है ना, तो एडॉप्शन से उसके आस-पास की सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, उसका सोसाइटी में क्या स्टेटस है, उसकी और उसको एक्सेप्टेंस भी मिलती है उस एडॉप्टिव फैमिली से। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी एडॉप्टिव फैमिली द्वारा ही गवर्न होती है। फिर उसके बाद ये जो अडॉप्शन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक सोशल इश्यू को भी गवर्न करता है, वो सोशल इश्यू को एड्रेस करता है। इस सेंस में कि अडॉप्शन किन बच्चों का ज़्यादातर हो रहा है, जो या तो बेचारे ऑर्फन है या अबॉन्डेंट है या फिर क्या है, जो सरेंडर्ड बच्चे हैं उनका। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एडॉप्शन इज़ अ सोशल लीगल फिनोमेना। देन सेकंड इज़ एडॉप्शन एज़ अ ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसफर ऑफ फैमिली टाइज़। तो अब इसमें केस में ये माना जाता है कि जो एडॉप्शन है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसका ट्रांसफर या उसका ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं फ्रॉम हिज़ बायोलॉजिकल फैमिली टू हिज़ एडॉप्टिव फैमिली। अब चाहे जो भी चीज़ें गवर्न हो रही है ना, वो उसके एडॉप्टिव फैमिली के ही द्वारा गवर्न हो रही है, चाहे इनहेरिटेंस राइट्स हो या उसका सोशल स्टेटस हो, उसकी आइडेंटिटी हो, सब कुछ। देन एडॉप्शन एज़ अ परमानेंट एंड इर्रेवोकेबल इंस्टीट्यूशन। तो जब भी हमारे लॉज़ के अंडर आप एडॉप्शन कर रहे हो ना, तो वो एक परमानेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बाद में आप बोलो कि नहीं मुझे ये एडॉप्शन सूट नहीं कर रहा और उस बच्चे को जो आपने अडॉप्ट किया उसको दोबारा अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास भेज दो। नहीं, तभी तो हम लॉ के अंदर सीधे-सीधे बोल रहे हैं कि एक बार एडॉप्शन हो गया, तो उस एडॉप्शन की डेट से उसके उस एडॉप्टेड चाइल्ड के सारे जो बायोलॉजिकल टाइज़ है ना, वो बिल्कुल बदल जाएँगे और ऐसा माना जाएगा कि वो जो बच्चा आपने अडॉप्ट किया है, वो एडॉप्टेड फैमिली का लेजिटिमेट चाइल्ड है सारे पर्पसेस के लिए। देन एडॉप्शन एज़ अ वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन। तो यार देखो, एडॉप्शन से वेलफेयर और मतलब ह्यूमैनिटेरियन रीज़न्स तो प्रमोट हो ही रहे ना, क्योंकि हम कैसे बच्चों को एडॉप्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो अबॉन्डेंट है, जो सरेंडर्ड है, ऑर्फन है, जिनको ठीक से केयर नहीं मिला, जिनका भी कुछ भी नहीं पता, उनकी शायद पेरेंटेज भी नहीं पता। इसलिए उनको एक घर मिल रहा है, उनको एडॉप्टेड पेरेंट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए ये जो एडॉप्शन है वो वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशंस और पर्पसेस को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एडॉप्शन एज रेगुलेटेड बाय लॉ। ये जो पूरा एडॉप्शन है ना, उसके पूरा एक हमने प्रोसेस बनाया हुआ है कि हमें लॉ के द्वारा ही इसको गवर्न करना है। अब आप लॉ देखो ना, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, देन गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है। ऐसे ऐसे हमने लॉ बनाए हैं कि जो एडॉप्शन है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा गवर्न हो, और हम इसको एज अ कस्टम ना ट्रीट करें। हमें ऐसा ना ट्रीट करें कि ये जो है आपसी बात है। नहीं, ये कोई पर्सनल अरेंजमेंट या प्राइवेट अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि जो बच्चा अडॉप्ट होने वाला है, जो अडॉप्ट होगा, उसका राइट, उसका वेलफेयर, उसका इंटरेस्ट प्रमोट किया जाए। लॉज ऑफ अडॉप्शन इन इंडिया में सबसे पहले पढ़ेंगे द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब मेरी इसमें एडवाइस है, अगर सेक्शन नहीं याद होते ना, तो एटलीस्ट हेडिंग याद रख लो और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो तो दिमाग में रख लो, और इतनी आसान भाषा में लिखें कि याद हो जाएंगे। सेक्शन 6 बोलते हैं रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। इसमें क्या है, यानी कि क्या-क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। पहला होता है जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है जो भी बंदा, उसके पास कैपेसिटी, उसके पास क्षमता होनी चाहिए, प्लस में द राइट टू अडॉप्ट। अब कैपेसिटी जो है वो क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, मेल और फीमेल की अलग होती है, वो हम सेक्शन 7 एंड 8 में पढ़ेंगे। अब आपके पास राइट टू अडॉप्ट होना चाहिए। अब ये देखो, एक्ट का नाम है द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, समझ रहे हो? तो अगर आप मैं यहाँ पे क्रिश्चियन की बात करूँ, तो क्या उसके पास राइट टू अडॉप्ट होगा अंडर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956? ऑफ कोर्स नहीं। सिर्फ एक हिंदू के पास ही तो राइट होगा ना। अगर हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो राइट टू अडॉप्ट किसके पास होगा? सिर्फ एक हिंदू के पास होगा। इसलिए जो बंदा अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, प्लस में राइट टू अडॉप्ट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो बंदा बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे रहा है, उसके पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दे दे। तो वो हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे कि क्या सीन है, कौन-कौन अडॉप्शन में दे सकता है बच्चे को। फिर उसके बाद क्या है, जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो, उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि वो इतने साल का होना चाहिए और ये सब कुछ, वो हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। देन लास्ट पॉइंट है कि जो भी अडॉप्शन हो रहा है वो इस एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट।
सेक्शन 7 कैपेसिटी ऑफ द मेल हिंदू टू टेक एन अडॉप्शन। अब ये अगर मेल हिंदू अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट, आपको सबको पता है साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, देन मेजर होना चाहिए, तभी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मान लो उसकी पत्नी है तो ऐसी किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेगा, पहले पत्नी का कंसेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मान लो पत्नी तो सन्यासी बन गई, या फिर पत्नी ने कन्वर्जन कर लिया, वो हिंदू नहीं है, या फिर जो पत्नी है वो क्या है, अनसाउंड माइंड की हो गई, तो फिर हस्बैंड के पास ये लिबर्टी है कि कंसेंट ना ले वाइफ के और ऐसे ही बच्चे को अडॉप्ट कर ले। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द हस्बैंड हैज अ वाइफ देन कंसेंट ऑफ द वाइफ इज मैंडेटरी, बट it is not if she has completely and finally renounced the world or has ceased to be Hindu or has been declared by court of competent jurisdiction to be of unsound mind। अब मान लो ये जो मेल हिंदू है इसकी मल्टीपल वाइफ्स है, मान लो 3 बीवी हैं, ठीक है? तो अब तीनों बीवियों के कंसेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मान लो कि 3 बीवी में से जो एक बीवी है वो इन 3 कंडीशंस में से गुजर रही है, या तो वो सन्यासी बन गई या पागल हो गई है या फिर क्या हो गया, कन्वर्जन कर लिया। तो जो बाकी की 2 बीवियाँ बची हैं ना उनका कंसेंट मैंडेटरी होता है, तीसरी वाली का माफ है क्योंकि वो इन सब चीज़ों से गुजर रही है। देन सेक्शन 8 के अब कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक एन अडॉप्शन। फीमेल हिंदू के क्या-क्या जो है क्राइटेरिया वो फुलफिल करने होंगे। अब फीमेल हिंदू की भी सिमिलर कंडीशन है, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, तभी बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है। और मान लो अगर शादीशुदा है यानी कि हस्बैंड है तो फिर कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इज मैंडेटरी। लेकिन वही 3 कंडीशंस अगर मान लो कि जो हस्बैंड है वो सन्यासी बन गए या फिर सीज टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तो हस्बैंड की कंसेंट लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सेक्शन 9 पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग एन अडॉप्शन। अब कौन अडॉप्शन में दे सकता है, तो सिर्फ 3 जने दे सकते हैं, मम्मी पापा या फिर गार्जियन। अब जो मम्मी पापा होते हैं ना उनके पास दोनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं कि बच्चे को अडॉप्शन में दे। ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक पेरेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है आज बच्चों को अडॉप्शन में दे देते हैं और दूसरा पेरेंट खड़ा खड़ा देख रहा है, उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों के पास इक्वल राइट है, अगर दोनों कंसेंट देंगे तभी बच्चा अडॉप्शन में जाएगा वरना नहीं जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो जो एक पेरेंट है ना उसने वही सन्यासी बन गया या फिर सीज टू बी हिंदू और इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तो फिर जो दूसरा बच्चा पेरेंट है वो डिसाइड कर सकता है कि ठीक है बच्चे को अडॉप्शन में दे दो विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ दिस पेरेंट who has ceased to be Hindu or has become a sannyasi or is mentally unsound। फिर जो गार्जियन है वो कब अडॉप्शन में दे सकता है, तो कुछ कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए तभी दे सकते हैं। मान लो जब दोनों मम्मी पापा मर गए हैं, या फिर दोनों ने क्या है दोनों सन्यासी बन गए हैं, या फिर उन्होंने अपने बच्चों को अबॉन्डन कर दिया है, या दोनों के दोनों मेंटली अनसाउंड हो चुके हैं, या फिर पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज अननोन, यानी कि हमें पता ही नहीं कि वो जो बच्चा है उसके मम्मी पापा है कौन, तब गार्जियन अडॉप्शन में दे सकते हैं। और तब भी वो कब दे सकते हैं, जब परमिशन ऑफ द कोर्ट लेगा, तब जब कोर्ट एक बार हाँ बोलेगा ना तभी गार्जियन उस बच्चों को अडॉप्शन में दे सकते हैं, वरना नहीं देगा। सेक्शन 10 पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। अब किस किस को आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिस बच्चे को अडॉप्ट करोगे हिंदू होना चाहिए, देन उसके बाद वो बच्चा पहले से ही अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। फिर बच्चा जो है जिसको अडॉप्ट करोगे वो उसकी शादी नहीं हुई रखी होती, यानी कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जैसे अडॉप्टेड पेरेंट्स हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम है कि अगर बच्चा शादीशुदा भी हो तब भी मैं उसको अडॉप्ट कर सकती हूँ, फिर आप अडॉप्ट कर लो। फिर उसके बाद क्या है, जो बच्चा है वो 15 साल से कम का होना चाहिए। लेकिन वही बात है, अगर जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे कस्टम चला रहे हैं कि अगर बच्चा 15 साल का 15 साल से ऊपर है तब भी अडॉप्ट कर सकते हो, तो फिर आप कर लो। अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन सेक्शन 11, सेक्शन 11 में ना और भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, बट जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर मान लो अगर एक मेल जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, वो भी किसको अडॉप्ट करे, एक फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड को कर रहा है, तो एज गैप जो है वो 21 साल का होना चाहिए। सिमिलरली अगर एक लड़की फीमेल अडॉप्ट कर रही है और लड़के को अडॉप्ट कर रही है, तो फिर उनके जो एज गैप है वो 21 ईयर्स का ही, वही 21 साल का होना चाहिए। इसके पीछे का पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे, टू प्रिवेंट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ना हो। और दूसरा रीजन ये है इतना एज गैप का, ताकि जो बच्चा है ना वो जिसने आपको अडॉप्ट किया है उसको एज अ पेरेंट फिगर, एज अ गार्जियन फिगर देखें, नॉट एज अ पीयर कि ये तो मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं, मतलब एक रिस्पेक्ट की पोजिशन से देखें कि एक बड़ा इंसान मेरे सामने खड़ा है, गार्जियन एक पेरेंट फिगर खड़ा है। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जब अडॉप्शन हो गया तो उसके बाद क्या होगा। अब जिस दिन अडॉप्शन हुआ है ना उस दिन क्या होगा, वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से जो भी रिश्ते नाते थे वो सब खत्म, और अब जो भी रिश्ते नाते हैं वो उसकी अडॉप्टेड फैमिली में ही बनेंगे। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, बट द अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट मैरी अ पर्सन whom they were forbidden to marry in the birth family even after adoption। इसका एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैं हूँ
मैं अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में मेरा एक भाई था। तो अब हिंदुओं में क्या होता है कि मैं अपने रियल भाई से तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन मान लो अब मेरा एडॉप्शन हो गया, अब मेरी एक एडॉप्टिव फैमिली है। तो अगर हम ये माने कि बायोलॉजिकल फैमिली से सारे टाइज़ खत्म हो जाते हैं, सब रिश्ते-नाते खत्म हो जाते हैं, तो अगर प्रैक्टिकली सोचें तो अब मेरा जो पहले जो रियल भाई था, वो अब मेरा भाई है ही नहीं। लेकिन ये जो एक्ट है वो ये बोलता है कि भले ही अब वो तेरा भाई नहीं है, लेकिन जब आप अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में थे और अगर आप किसी भी इंसान से फ़ॉरबिडन थे टू मैरी, ठीक है? कि आपको अलाउड नहीं था, तो जब आप अपनी अडॉप्टेड फैमिली में भी शिफ्ट हो गए ना, तब भी आप फ़ॉरबिडन ही रहोगे। आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाएगा कि आप जो है पहले जिससे फ़ॉरबिडन थे मैरी करने के लिए, आप उससे मैरी कर सको। नो, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद है, लेकिन आगे इसमें ये बोला हुआ है कि मान लो कि जो बच्चा है, जो बायोलॉजिकल फैमिली में ही जो बच्चा था, उसको अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से ही कोई प्रॉपर्टी मिली है। तो अब जब वो एडॉप्टिव फैमिली में जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी छिन जाएगी, वो उसी के पास रहेगी। और मान लो कि अगर बायोलॉजिकल फैमिली वालों ने उसके ऊपर कुछ लायबिलिटी लगाई थी कि इस प्रॉपर्टी से है ना तुम अपने पेरेंट्स, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनको मेंटेन करोगे। तो जब वो एडॉप्टिव फैमिली में चला जाएगा ना, तब भी उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन रहेगी और वो सीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे लिखा है अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट टेक अवे प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेस्टेड इन अदर्स इन हिज अडॉप्टेड फैमिली। अब जब अडॉप्टेड चाइल्ड था, जब वो अडॉप्ट नहीं हुआ था, तो ये हो सकता है ना, उसकी जो अडॉप्टेड फैमिली है, उसमें पहले से ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो, वेस्ट वेस्ट हो गई हो प्रॉपर्टी, तो उसके आने से ये जो राइट्स है अदर फैमिली मेंबर्स के, वो इफेक्ट नहीं रहेंगे। जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। सेक्शन 11 एक सेरेमनीज़ की बात करते हैं। सेरेमनीज़ नहीं, मतलब ये बोलता है कि जो बच्चा है, जो अडॉप्ट होने जा रहा है, he or she must be actually given in adoption and taken in adoption। समझ रहे हो? गिवन इन अडॉप्शन यानी कि मम्मी-पापा या गार्जियन देंगे अडॉप्शन में, और टेकन इन अडॉप्शन यानी कि जो अडॉप्टिव फैमिली है, वो अब अडॉप्शन से उसको लेगी। अब किस इंटेंट के साथ? विद द इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड। उसका ट्रांसफर होगा, उसका ट्रांसप्लांटेशन होगा फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल फैमिली, या फिर मान लो कि अगर वो उसको अबॉन्डन कर दिया था या वो अनाथ था, तो उस प्लेस से जहाँ पे भी वो बड़ा हुआ था या जो भी उसकी फैमिली थी, वहां से उसका ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसफर होगा टू हिज अडॉप्टिव फैमिली, जहाँ पे अब वो अडॉप्ट हुआ है उस फैमिली में। तो ये हमारा खत्म होता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। बहुत इजी था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये भी आसान है। तो अब इस एक्ट की क्या खास बात है? सबसे पहले तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल रिलिजन्स। जो हमने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखा, वो सिर्फ हिंदूज़ पे एप्लीकेबल था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, वो सारे रिलिजन्स पे एप्लीकेबल है, और इट वर्क्स अलोंग विद कारा एंड कारा अडॉप्शन गाइडलाइंस। आपको कारा, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, ये जो कारा है ना, इस पे मतलब एक शॉर्ट नोट, अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना कि होता क्या है। फिर उसके बाद ये जो है पूरा एक्ट, इसमें अलग-अलग टाइप के अडॉप्शन है, 2 टाइप के। एक होता है इन कंट्री अडॉप्शन, जो अपनी कंट्री में हो रहा है, ठीक है? और इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है? यानी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, इंडियन चिल्ड्रन, वो अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर के लोग। तो दोनों के अलग-अलग थोड़े प्रोसेस है, वो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 57 बोलता है कि कौन अडॉप्ट कर सकता है। तो इसमें बोला है कोई भी बंदा अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी रिलीजन का। बस उसको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, और चाइल्ड अब्यूज के केसेस में पहले उसका कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर मान लो अगर कपल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई सिंगल पेरेंट है, मतलब या फिर कोई डाइवोर्स है, वो भी अडॉप्ट कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट द गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखोगे, उसमें जो है सिंगल मेल अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो कंडीशंस है वो पूरी हो। लेकिन यहाँ पे सिंगल मेल चाइल्ड कैन नॉट अडॉप्ट अ सिंगल मेल कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 बहुत ही वल्नरेबल चिल्ड्रन से डील कर रहा है, यानी कि जो ऑर्फन है, जो अबॉन्डेंट है या सरेंडर्ड है। लेकिन अगर हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट देखें, उसमें हम कैसे बच्चों का अडॉप्शन करवा रहे हैं? जिनको वॉलंटरली अडॉप्शन में दिया गया है, जिनके मम्मी पापा ने अडॉप्शन में दे दिया है, या फिर गार्जियन अडॉप्शन में दे रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा की डेथ हो गई, या जो भी रीजंस थे उसकी वजह से। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 कारा के साथ मिलकर ऐसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, बेचारे जो ऑर्फन हो गए हैं, जो मतलब अबॉन्डन कर दिया गया है, सरेंडर कर दिया गया है, ऐसे बच्चों के साथ। अब किस-किस बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है? ऑर्फन, जिसके वही मम्मी-पापा, गार्जियन कोई भी नहीं है। अबॉन्डन क्या है? जिसको मतलब डेज़र्ट कर दिया गया है। और सरेंडर्ड क्या है? जिसके मम्मी-पापा ने किसी ना किसी रीज़न के लिए उसको वॉलंटरली जो है मतलब कि गिव अप कर दिया है। फिर उसके बाद क्या है? ये बच्चे तभी अडॉप्ट हो सकते हैं जब इनको क्या डिक्लेयर कर दिया जाए? लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। और ये लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कौन डिक्लेयर करेगा? ये एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है, वो करेगी। पर पहले ये जो कमिटी है वो एक इंक्वायरी करेगी पूरा,
ठीक है। अगर अबॉन्डेंट चिल्ड्रन है, ठीक है, जिनके अबॉन्डेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनके माँ बाप ने छोड़ दिया है, मतलब जो डिजर्ट कर दिया है, तो पहले इंक्वायरी करेगा 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। और मान लो सरेंडर कर दिया है, मतलब माँ बाप ने क्या किया, गिव अप कर दिया है किसी ना किसी रीजन के लिए, तो उन मम्मी पापा को 60 डेज दिए जाएंगे। आप अपने रिकंसिडर कर लो अपने डिसीजन को, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पूरा रिकंसिडर पीरियड दिया जाएगा, वरना हम इस बच्चे को जो है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर कर देंगे। और अगर जब ये इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो एक LFS सर्टिफिकेट यानी कि लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 58 विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ इन कंट्री अडॉप्शन। ये थोड़ा तमीज से करके चले जाना, ताकि अगर आंसर लिखने बैठो तो लेंथ जो है वो बढ़ जाए। पर मैंने तो यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, बट मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा, और अपनी लैंग्वेज में भी एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है कि ठीक है मेरे को अडॉप्ट करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, या तो सीधा कारा के पोर्टल पे चले जाओ, ठीक है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर दो, या फिर क्या है, जो एजेंसीज बनी होती है ना, जो ऑथराइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, उनके पास जाओ और अपने नेम्स वगैरह रजिस्टर करवा लो। फिर उसके बाद क्यों होंगे, वहां पे जो एजेंसी के जो लोग हैं ना, वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे अडॉप्शन होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, आप एलिजिबिलिटी में बैठते भी हो या नहीं हो, मतलब सब कुछ बताएंगे अडॉप्शन से रिलेटेड। तो ये अपना हो गया फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। किसको करवाना होता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, जो भी मतलब जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें। सेकंड इज होम स्टडी रिपोर्ट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में HSR लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको वो एजेंसी के लोगों ने बता दिया क्या प्रोसीजर होता है एंड ऑल दैट। अब वो जो एजेंसी के जो मेंबर्स या जो एजेंसी के जो लोग होंगे ना, वो आपके घर पहुंचेंगे और आपके घर पे ये देखेंगे कि सब कुछ, मतलब आपका घर कैसा है, ठीक है, माहौल कैसा है, आपको काउंसलिंग भी देंगे आपके घर पे, ताकि मतलब जो पेरेंट्स है, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको बता सकें कि भाई जो आपके घर बच्चा आने वाला है उसकी क्या क्या वीकनेसेस है, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मतलब पेरेंटिंग की इन टोटालिटी क्या स्ट्रेंथ है, क्या सब कुछ वीकनेस है। फिर उसके बाद क्या है, पूरी होम स्टडी सब कुछ करेंगे और पेरेंट्स को पूरा गाइड वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे, और एक रिपोर्ट बनाएंगे विच इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी SAA। और ये जो रिपोर्ट होती है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका मतलब कंसिडर होगा ना। अगर पता चल रहा है कि नहीं, जो मतलब होम स्टडी रिपोर्ट जो भी हमने स्टडी की है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी ने, कि नहीं मतलब बच्चे के लिए ये घर वगैरह ठीक नहीं है, तो नेगेटिव रिपोर्ट बनी, तो फिर हम आगे प्रोसीजर क्यों कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें घर वगैरह सही लग रहा है, पेरेंट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग और वो सब कुछ सही लग रहे हैं, तभी हम आगे जो है प्रोसीजर चालू रखेंगे ना। तो इसमें वो लिख दिया। फिर नेक्स्ट इज रेफरल ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें क्या है, जब चाइल्ड जो है वो रेडी है एडॉप्शन के लिए, तो एजेंसी जो है वो एडॉप्टेड पेरेंट्स को बता देगी कि चाइल्ड इज रेडी फॉर द पर्पस ऑफ एडॉप्टेशन। फिर उसके बाद अडॉप्शन के लिए रेडी है। तो फिर उसके बाद जो ये जो एजेंसी है ना अपनी, उसके मेंबर्स सारी चाइल्ड से रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करेंगे अडॉप्टेड पेरेंट्स को, चाहे उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, या फिर मतलब उसकी कुछ भी डिटेल्स हो, उसकी पिक्चर, उसका क्या सोशल बैकग्राउंड रह चुका है पहले, कहाँ से आया है, क्या है मतलब, तो सब कुछ बताएंगे अडॉप्टेड पेरेंट्स को। और एजेंसी ये भी कोशिश करेगी कि जो चाइल्ड है और जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होने वाले हैं उनको मतलब एक अलोन टाइम जो होता है ना वो स्पेंड करने का मौका दें, ताकि मतलब थोड़ा उनके बीच में बॉन्ड बने, एक मतलब चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, वो अच्छे से प्रमोट हो। देन एक्सेप्टेंस एंड फोस्टर केयर। तो जो भी पेरेंट्स है, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, वो चाइल्ड को एक्सेप्ट करेंगे और एक मतलब एक फोस्टर केयर एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे टू टेक द टेम्पररी कस्टडी। अभी ये जानना जरूरी है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स अभी पेरेंट्स ने साइन किया ना, तो वो एक फोस्टर केयर एग्रीमेंट है जिसमें होता है ना टेम्पररी कस्टडी मिलती है। अभी वो परमानेंटली वो आपके अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं बने, अभी कोर्ट के पास पहले जाएगा, कोर्ट के पास पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद बनेगा वो आपका अडॉप्टेड चाइल्ड। अभी तो मतलब आपको एक टेम्पररी उसकी कस्टडी टाइप्स मिल गई है, वो आपके अंडर एज अ फोस्टर चाइल्ड है, अभी आपको आप उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स नहीं बने हो। देन उसके बाद कोर्ट के प्रोसेस होते हैं। जो ये जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, वो एडॉप्शन पिटिशन जो है वो फाइल करेगी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोर्ट सब कुछ चेक करेगी कि क्या अगर वो इस इन एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास जाता है तो उसका राइट, उसके इंटरेस्ट और वेलफेयर प्रमोट होगा या नहीं। फिर उसके बाद कंसेंट जो है पार्टीज का जो भी है, वो सारे कंसेंट जो है वो मौजूद है या नहीं। होम स्टडी रिपोर्ट का क्या स्टेटस था, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी या क्या थी। फिर उसके बाद कारा का क्या कहना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो है या नहीं है, मतलब सब कुछ। फिर उसके बाद अडॉप्शन ऑर्डर जो है वो पास करेगी। फिर बच्चे के नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा, जहाँ पे अडॉप्टेड पेरेंट्स का नाम लिखा होगा एज मदर एंड फादर। अब उसके बाद क्या, एडॉप्शन हो गया तो यहीं पे बात नहीं खत्म हो जाती। उसके बाद क्या होगा, 2 साल के अंतर्गत क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनेगी, ताकि ये हो सके कि ठीक है जो चाइल्ड है जो अडॉप्ट हुआ है वो अच्छा खासे से रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है।
देन सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेम ही होता है हर जगह। लीगल चाइल्ड बन गया लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द एडॉप्टेड पेरेंट्स। फिर उसके जो भी पहले के रिश्ते नाते थे विद बायोलॉजिकल फैमिली अगर थे कुछ, तो वो सीवियर हो गए हैं। फिर एडॉप्टेड फैमिली में सारे उसको राइट्स मिलेंगे, चाहे राइट टू इनहेरिटेंस हो, ठीक है, कुछ भी हो। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एक जैसी रहेगी, बस बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनके नाम चेंज हो जाएंगे, एडॉप्टेड पेरेंट्स के जो नाम है वो आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस परमानेंट है, इरिवोकेबल है, इसको आप रिवोक नहीं कर सकते। ये अब परमानेंट हो गया है, वो आपका ही लेजिटिमेट बच्चा है। अब ये जो पूरा एक्ट है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई है, या पढ़ लो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, मतलब अलग अलग एजेंसीज है, वो क्या करती है, उनका रोल एक एक लाइन में बस पढ़ लो इसको। देन नेक्स्ट इज गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारी कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज होती है ना, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, जूस हो गए, इनके जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, वो एडॉप्शन को एज़ अ फुली फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं करते। जैसे हिंदू लॉ में तो हमने माना हुआ है, मान्यता है कि एडॉप्शन नाम की चीज़ होती है, बट इनके यहाँ पे जो लीगली जो मतलब टर्म है ना एडॉप्शन, वो एज़ सच यूज़ नहीं करी है। इसलिए हमने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 लेकर आए, जिससे जो चाइल्ड है वो जब तक कुछ सर्टेन एज पे रीच नहीं हो जाता, तो उसका जो गार्जियन है वो उसकी केयर करेगा। लेकिन हम एक जैसे होता है ना, ये जो एडॉप्शन है वो तो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया, बट गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में, क्योंकि ये फुल्ली फ्लेज्ड एक एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते ये परमानेंट है। तो एक बार इसको पढ़ो। इन द केस ऑफ कम्युनिटीज सच एज मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जूस, देयर पर्सनल लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल फ्लेज्ड adoption the way Hindu law does. Because of this, these communities generally rely on Guardians and Wards Act 1890 when they want to take the responsibility for the child. Under this, a person cannot adopt a child in the true legal sense. Instead, the court can appoint them as the guardian, और उसकी केयर कब तक करेंगे, until the child reaches the age of 21 years, after which the legal relationship automatically ends. और इसलिए हम बोल रहे हैं गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट के अंदर जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, इट इज टेम्पररी एंड लिमिटेड रिलेशनशिप, नॉट अ परमानेंट पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। जो पेरेंट होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उसके पास ना तो पेरेंटल राइट्स है, ना कुछ एज सच कुछ फुल फ्लेजेड लीगल स्टेटस या मतलब कुछ ऐसे राइट्स नहीं है। और जो बच्चा होगा उसके भी एज सच कोई राइट टू इनहेरिटेंस और ये सब कुछ नहीं है, जो कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में देखने को मिले। तो ये गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 बस ये है कि गार्जियनशिप जो है वो हमने क्रिएट कर दी है, ताकि हम बच्चे की 21 साल तक केयर कर सकें, पर एक फुल फ्लेजेड एडॉप्शन कॉन्सेप्ट नहीं है। अब है इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो ये मैं लास्ट में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये कभी-कभी ना सेपरेट टॉपिक की तरह भी पूछा जाता है। लेकिन ये वो जो जुवेनाइल जस्टिस है ना उसका ही पार्ट है, क्योंकि आपको याद होगा तो जुवेनाइल जस्टिस में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के अडॉप्शन होते हैं। एक होते हैं इन कंट्री अडॉप्शन जो विद इन इंडिया होते हैं। एक होते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन, यानी कि इंडियन बच्चे जो है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं बाहर के लोगों द्वारा। और ये इंटर कंट्री एडॉप्शन वही इट इज रेगुलेटेड बाय कारा और उसकी जो गाइडलाइंस है, और प्लस में ये कि हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993, ये जो कन्वेंशन है उसके द्वारा ये गवर्न होता है। तो अब इसमें क्या है, सब कुछ सेम ही है। लीगल बेसिस कहाँ से आ रहा है, जो हमने जुवेनाइल जस्टिस है उसका सेक्शन 59 पढ़ोगे तो कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है। फिर उसके बाद कारा गाइडलाइंस है, अडॉप्शन रेगुलेशन है, आपको सब कुछ फॉलो करना है। जो हेग कन्वेंशन है उसके प्रिंसिपल्स भी फॉलो करने हैं, यानी कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट प्रमोट करना है, नो ट्रैफिकिंग, नो मतलब और पूरे सारे ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होंगे। अब सबसे पहले होता है कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन सिटीजन हो सकता है। फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई भी हो सकता है, या ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, बस नाम याद रख लो कि फॉरेन सिटीजन हो गया, या कोई एनआरआई हो गया, या ये ओसीआई हो गया। फिर वही कंडीशन है, मस्ट बी फिजिकली मेंटली एंड फाइनेंशियली केपेबल होना चाहिए। देन उसके बाद 25 साल के तो एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर मैरिड कपल है मतलब शादीशुदा है, तो फिर दोनों का कंसेंट जो है, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, किसी एक का नहीं, ऐसे। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम एज गैप बिटवीन पेरेंट्स और चाइल्ड होना चाहिए वो जनरली 45 ईयर्स होना चाहिए एज पर कारा गाइडलाइंस। फिर उसके बाद जो भी पेरेंट बच्चों को अडॉप्ट करें उनके पास जनरली 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी बताए गए हैं कि किसमें 2 बच्चे से ज्यादा हो गए तो भी अडॉप्ट कर सकते हो आप। देन क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि जो फॉरनर्स होते हैं, जो सिंगल मेल फॉरनर्स है, दे कैन नॉट अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड। फिर उसके बाद आपको पूरा जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होंगे उनकी होम स्टडी रिपोर्ट होगी, ये सब कुछ होगा बाय फॉरेन जो बॉडी होगी, जो फॉरेन में कोई भी जो भी अडॉप्शन एजेंसी होगी, रिकॉग्नाइज फॉरेन सोशल सर्विस एजेंसी, वो सब कुछ करेगी। फिर उसके बाद जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होगा उनकी पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी, कोई हिस्ट्री ऑफ एब्यूज या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, वो सब कुछ देखा जाएगा। फिर उसके बाद कौन से चिल्ड्रन अडॉप्ट हो जा सकते हैं, जो कि लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर किए गए हों बाय चाइल्ड वेलफेयर
वेलफेयर कमिटी। अगर पढ़ोगे ना बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा कि जो इन कंट्री अडॉप्शन होता है ना वो, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसमें लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कौन से बच्चे हो सकते हैं? ऑर्फन बच्चे, बॉन्डेड बच्चे या सरेंडर्ड बच्चे। टिपिकली कितने 0 से 5 इयर्स के बीच में इनका रेंज करते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं। फिर लेकिन अगर इससे बड़े भी बच्चे हैं या फिर कोई बच्चे स्पेशल नीड्स है तो उनका भी अडॉप्शन हो सकता है, ऐसी एज सच कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही करवाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी के साथ, जो कि क्या है गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो। फिर उसके बाद क्या है, जो एजेंसी है वही पूरा इनका ये होम स्टडी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी कि क्या है, और इनको काउंसलिंग वगैरह करेगी। और वो जो एजेंसी है, जो बाहर की जो फॉरेन सर्विस एजेंसी है, वो कारा को ये जो होम स्टडी रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड कर देगी। फिर उसके बाद क्या है, फिर बच्चे का सिलेक्शन होगा, और ये जो था ना लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कारा, यानी कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी, वो वेरीफाई करेगी कि ठीक है जो बच्चा है वो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है, एज सच कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरी इंक्वायरी वगैरह हो चुकी है। फिर जो भी चाइल्ड की स्टडी रिपोर्ट है कि चाइल्ड कैसा है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और पूरा सोशल बैकग्राउंड, मतलब सब कुछ चाइल्ड से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के साथ शेयर करी जाएगी। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स ये अपनी इच्छा बता सकते हैं कि हमें किस टाइप का बच्चा चाहिए, चाहे हमारी मतलब जेंडर प्रेफरेंस क्या है, या कितनी एज है, या कैसी हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि किस टाइप का हमें बच्चा चाहिए वो बता सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस। फिर अगला स्टेप होगा कि जो कारा है वो जो बच्चा है उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब मैच करेंगे कि आपकी क्या सूटेबिलिटी है, उनके हिसाब से जो बच्चा है जो अडॉप्शन के लिए दिया जाएगा वो मैचिंग होती है। फिर उसके बाद जब एक बार मैच हो गया बच्चे और अडॉप्टेड पेरेंट्स जो भी है, तो फिर कारा जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ताकि हम अडॉप्शन के साथ प्रोसीड कर पाए। फिर वही है, कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है, यानी कि पिटिशन जो है वो फाइल होती है एडॉप्शन के लिए कोर्ट के आगे, और जो कोर्ट है वो ये देखता है कि लीगली फ्री तो है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। देन उसके बाद वही कि जो होम रिपोर्ट थी वो कैसी है, और मतलब कंसेंट डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल है या फिर नहीं। फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो अडॉप्शन ऑर्डर पास कर देते हैं, जो कि क्या है, जो भी फॉरेन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके पास जो लीगल पेरेंटहुड का राइट आ जाता है, क्या वो लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जो बच्चा है वो भी बाहर उसी कंट्री में जाएगा जहाँ पे अडॉप्टेड पेरेंट्स रह रहे हैं, तो वही है एग्जिट एंड इमाइग्रेशन, कि उसका पूरा वीज़ा, उसका पासपोर्ट उसी हिसाब से बनता है, जो भी हमारे अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स हैं। इस दौरान ये इंडियन अथॉरिटीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हेग कन्वेंशन के सेफगार्ड्स है वो फॉलो होते हैं, कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो नहीं लेके जा रही है, कोई गलत काम के लिए तो नहीं लेके जा रहे। और पोस्ट फॉलो अप भी होते हैं, मतलब एक बार अडॉप्शन हो गया तो कहानी कहानी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी जो है आपको रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है। जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होंगे वो पूरी रिपोर्ट देंगे कारा को फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, कि कैसा हो रहा है, जो मतलब कि चाइल्ड की हेल्थ कैसी है, उसकी एजुकेशन कैसे हो रही है, उसका इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे है, मतलब पूरी डिटेल कि जो बच्चा है वो सही से एडजस्ट तो हो पा रहा है या नहीं है, ठीक है। और इंडिया को छोड़ने के बाद भी जो बच्चा है उसका देखा जाएगा कि उसका इंटरेस्ट एंड वेलफेयर प्रमोट हो पूरा, उसकी एजुकेशन ठीक से हो, उसकी हेल्थ मेंटेन हो, उसका इमोशनल एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब कंसिडर करेंगे। अब इसके बाद है ना आप वो जो इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन था ना, जो हमने इन कंट्री एडॉप्शन में पढ़ा था वो ऐड कर देना एक तो, ठीक है। और मैं ये बोलूंगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी एक बार पढ़ लो इंटर कंट्री एडॉप्शन के, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अलग से भी आ जाते हैं कभी कभी। तो अगर अलग से आया ना, तो सबसे पहले जो नेचर ऑफ एडॉप्शन मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था वो तो लिख देना, ठीक है, एज अ इंट्रोडक्शन की होता क्या है एडॉप्शन एंड ऑल दैट, एक दो पेजेस में वो लिख देना। फिर इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में डालोगे तो ये जो है ना प्रोसीजर्स वगैरह वो थोड़ा बड़े-बड़े में लिखना। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट वगैरह लिख देना, तो मतलब बन जाएगा कम से कम 5-6 पेजेज़ में। और ऊपर से इस इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेज़ है, और अडॉप्शन से भी रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेज़ है जो मैं अगली क्लास में डील करूँगी। तो वो सब कुछ मिला-मिला के लिख दोगे तो पेपर की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। Yeah, so this was it for this particular topic. If my video helped you in any manner, do like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.